हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सबका जेईई और नीट सीरीज के एक और नए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ऑन रोटेटिंग ए पॉइंट चार्ज हैविंग ए चार्ज स्मॉल q अराउंड ए चार्ज कैपिटल Q इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r द वर्क डन विल बी। वर्क डन पूछा है। सबसे पहले तो हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं एक सर्कल ले लेता हूँ। ये मैंने सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अभी क्या बोला गया है? अभी बोला गया है कि यहाँ पे सेंटर पे कैपिटल Q है और जिसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, मान लीजिए स्मॉल q, ठीक है। और उसका रेडियस दिया गया है r। ये रेडियस मैंने r बना लिया। तो सबसे पहले तो हम लोग निकालते हैं कि ये जो रेडियस का सर्कल है, एक्चुअली इसको हम लोग एक सरफेस मान लेते हैं, ठीक है। और इस सरफेस पे हम लोग वो पोटेंशियल निकालते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल है यहाँ पे, पोटेंशियल इस सरफेस पे क्या होगा, ये हम सबको पता है कि ये हो जाएगा k, और इसके वजह से पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल Q बाई R। और K की वैल्यू यहाँ पे क्या है, K की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस जगह पे, ये सरफेस पे इस कैपिटल Q की वजह से पोटेंशियल। अब हर एक पॉइंट पे यही पोटेंशियल आने वाला है। मतलब चेंज इन पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल यहाँ पे KQ बाई आर माइनस KQ बाई आर, कुछ भी कोई भी दो पॉइंट के लिए यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। और चेंज इन पोटेंशियल जीरो होने का मतलब क्या है, चेंज इन पोटेंशियल जीरो होने का मतलब है कि हमारा वर्क डन जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल। तो चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल तो जीरो है यहाँ पे, तो वर्क डन हमारा जीरो हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा सी, जीरो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूटेरन एंड अल्फा पार्टिकल आर पुट 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट इन ईयर, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ड्यूटेरन एट अल्फा पार्टिकल इज। ओके, तो बोला क्या गया है, सबसे पहले तो एक लाइन में यहाँ पे खींच लेता हूँ ताकि हम लोग को अच्छे से डायग्राम दिख जाए यहाँ इसका। तो ये हो गया हमारा ड्राइंग, और हमारा जो है ड्यूटेरन इधर पे पड़ा हुआ है और यहाँ पे अल्फा पार्टिकल पड़ा हुआ है। बोला गया है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग यानी कि क्या होता है, 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा ये, है ना। और ये बराबर हो जाएगा 10⁻10 मीटर के। ओके, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 10⁻10 मीटर। ओके, हम सबको पता है कि इसका चार्ज क्या होगा। देखिए, हमको निकालने बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस ऑन दिस, तो इसकी चार्ज की हमको कोई परवाह करने की जरूरत है ही नहीं, हमको चाहिए बस इसका चार्ज। तो हम सबको पता है कि ड्यूटेरन का चार्ज कितना होता है, वो होता है +1e, मतलब इलेक्ट्रॉन के बराबर ही उसका चार्ज होता है, पर पॉजिटिव होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा ये। बहुत बढ़िया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग आराम से निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे K की वैल्यू क्या है, K की वैल्यू हम सबको पता है क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि बराबर होता है 9 इंटू 10⁻9 के। तो यहाँ पे K की वैल्यू हम लोग सीधे सीधे डाल देते हैं। और यहाँ पे जो चार्ज होता है ड्यूटेरन का, वो क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, नीचे 10⁻⁻10 और उसका होल स्क्वायर। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये नीचे हो जाएगा 10⁻⁻20, ऊपर हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये 19 है, ये 20 है, इसका क्या हो जाएगा, नीचे ये 10⁻1 रह जाएगा। यहाँ पे 9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻9 होता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 9 इंटू 1.6 होता है 14.4, और ऊपर क्या हो जाएगा 10⁻9, इसको हम ऊपर लेके चले आते हैं तो ये 10 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 14.4 इंटू 10⁻10। और ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ओके ऑप्शन है 1.44 10⁻11। तो इसको बना देते हैं 1.44, ये पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10⁻11। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है, हमारा आंसर यहाँ पे सी आ गया है, 1.44 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। एकदम आसान क्वेश्चन था,
एकदम इजी क्वेश्चन था, 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पॉजिटिव चार्जेस of 20 coulomb and capital Q are situated at a distance of 60 centimeter. The neutral point between them is at a distance of 20 centimeter from 20 coulomb charge. The charge Q is okay. तो सबसे पहले तो हम लोग इसका ड्राइंग कर लेते हैं। यहाँ पे एक लाइन में खींच लेता हूँ, हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे चार्ज है, एक तो 20 कूलम मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज है, और यहाँ पे कैपिटल क्यू चार्ज है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है। बहुत बढ़िया। और उसके बाद क्या पूछा है कि इन दोनों के बीच का जो न्यूट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट है वो कहाँ पे है? 20 सेंटीमीटर फ्रॉम 20 कूलम चार्ज। तो मान लेते हैं ये 20 कूलम चार्ज है, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है ये वाला। तो एक्चुअली ये डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो है, यहाँ पे जो है 20 सेंटीमीटर पे जो है दोनों का न्यूट्रल पॉइंट है। अब न्यूट्रल पॉइंट पूछा है तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, ठीक है। एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, दोनों को इक्वेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर हमको कोई तीसरा चार्ज देके बोलता कि इक्विलिब्रियम में, तो हम फोर्स निकालते। अब पूछा है जस्ट न्यूट्रल पॉइंट, कोई चार्ज नहीं रखा है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग निकालेंगे यहाँ पे। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले तो ये ए दे देता हूँ, ये बी दे देता हूँ, ये सी दे देता हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू ए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा के। अब यहाँ पे क्यू मतलब चार्ज क्या है? 20 बाई डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 20 स्क्वायर, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू बी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा के, ये चार्ज हो जाएगा क्यू, और ये वाला डिस्टेंस 20 है, ये पूरा 60 है, तो ये वाला डिस्टेंस ऑब्वियसली 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 40 स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों को न्यूट्रल पॉइंट है ना, न्यूट्रल पॉइंट है, तो ये और ये दोनों सेम बराबर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। ये हो जाएगा के इंटू 20, नीचे 20 स्क्वायर को 20 इंटू 20 लिख देते हैं, और ये हो जाएगा के इंटू क्यू, नीचे 40 स्क्वायर को 40 इंटू 40 लिख देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये के और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 20 कैंसिल, और ये 20 की वजह से यहाँ पे 2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ये 2 और ये 40 ऊपर चला जाएगा इस तरफ, तो क्या बचेगा? Q इजिकल टू 2 इंटू 40 मतलब 80। तो चार्ज हमारा 80 कूलम आ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, 80 कूलम। एकदम आसान क्वेश्चन था, एकदम इजी क्वेश्चन था। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 charges are placed on the corners of a square shown in the figure having side of 5 centimeter. If Q is 1 microcoulomb, then the electric field intensity at the center will be okay। तो सबसे पहले तो इसको मैं बड़ा करके थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ। एक स्क्वायर चाहिए मुझे बड़ा सा, ये लगभग स्क्वायर लग रहा है, ओके ओके। एक और चीज़ लिख लेता हूँ यहाँ पे, हमारा जो सबसे पहले तो मैं नाम दे देता हूँ इसको। ये Q है, यहाँ पे -2Q है, यहाँ पे +2Q है, और यहाँ पे -Q है। सबसे पहले अब क्या करता हूँ मैं, अब ये जो स्क्वायर है इसको मैं साइड्स का मतलब कॉर्नर्स का नाम दे देता हूँ, A, B, C और D। पूछा क्या गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर। तो इस जगह पे है ना, यहाँ पे मैं O नाम दे देता हूँ इसका। तो सबसे पहले तो इसके वजह से यहाँ का जो डिस्टेंस है, फिर इसके वजह से यहाँ का जो डिस्टेंस है, फिर इसके वजह से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो निकालना है। तो सबसे पहले मैं +Q की वजह से निकालता हूँ। उससे पहले मैं Q की वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे। Q की वैल्यू क्या है? 1 माइक्रोकूलम है, तो 1 इंटू 10⁻6 फॉर माइक्रो, तो कूलम हो जाएगा यहाँ पे 10⁻6 कूलम हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है इसका हर एक साइड 5 सेंटीमीटर का है। तो हम लोग को तो चाहिए ये जो AO वाला डिस्टेंस है, ये वाला चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ये वाला डायगोनल। तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा? अगर साइड 5 सेंटीमीटर का है तो डायगोनल हो जाएगा 5√2 सेंटीमीटर का।
पर हमको वो भी नहीं चाहिए, हमको चाहिए डायगोनल का आधा, ये वाला, फिर ये वाला, ये वाला। हालांकि सारे के सारे इक्वल है पर चाहिए हमको यही, ठीक है ना, सेंटीमीटर। तो डायगोनल का आधा क्या हो जाएगा हमारा r, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5√2/2 सेंटीमीटर। √2 से इसको काटूंगा तो यहाँ पे √2 बचेगा, तो आंसर हो जाएगा 5√2 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे -2 मीटर। ओके, बहुत बढ़िया। अब हम लोग एकदम तैयार है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले ये वाले Q की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक शेप ले लेता हूँ ये वाला। तो Q की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा इसका डायरेक्शन होगा इस तरफ, है ना, इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट O ड्यू टू A विल बी, K की वैल्यू और Q की वैल्यू हम लोग बाद में जो है रिप्लेस करेंगे, अभी फिलहाल के लिए कर लेते हैं यहाँ पे K, और ऊपर से यहाँ पे चार्ज है Q और नीचे डिस्टेंस है r²। डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग OC की तरफ होगा इसका डायरेक्शन। ओके, अब निकालते हैं कौन सा, अब निकालते हैं, मैं ड्राइंग दिखा देता हूँ यहाँ से। अब निकालते हैं C की वजह से O पे, तो इसका डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू C विल बी K, और चार्ज है यहाँ पे 2Q, तो K 2Q/r²। ये हो जाएगा अलोंग OA। अब क्लियरली दिख रहा है एक दूसरे के अपोजिट है ये, तो माइनस हो जाएगा अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने जाऊंगा। तो रिजल्टेंट पहले निकालते हैं। मैं इस रिजल्टेंट को नाम ले देता हूँ E1। तो माइनस होगा, बड़ा कौन सा होगा, ऑब्वियसली EOC बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड और यहाँ पे कुछ नहीं है ना। तो ये EOC लिख देता हूँ। K2Q को मैं 2KQ लिख देता हूँ r², माइनस यहाँ पे KQ/r² हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा किसके बराबर, नीचे ही लिखता हूँ इसको, ये हो जाएगा KQ/r² के बराबर। और डायरेक्शन किस तरफ होगा, ये वाला बड़ा है, उसी वाला बड़ा है, तो इस तरफ ही डायरेक्शन होगा। तो अलोंग OA, ये जो C वाला है ये वाला बड़ा है, तो OA की वजह से ये वाला डायरेक्शन जो है रिजल्टेंट का हो जाएगा, ठीक है ना। EA मिल गया है हमको, E1 मिल गया है। अब आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को मैं कर देता हूँ क्लियर, ये गया। अब मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो -Q है इसके वजह से डायरेक्शन किस तरफ होगा, ये माइनस है तो ये अट्रैक्शन होगा, इस तरफ हो जाएगा। ये -2Q है, पहले -Q का ही लिख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू B क्या हो जाएगा, K -Q/r², जो कि है -KQ/r² हो जाएगा। अलोंग क्या होगा, अलोंग O से B की तरफ, तो अलोंग OB हो जाएगा ये। अब क्या है, अब इस तरफ हो जाएगा D की वजह से, ये भी माइनस है तो अट्रैक्ट ही होगा ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू B क्या हो जाएगा, K × -2Q/r², क्योंकि 2Q चार्ज था, -2KQ/r² अलोंग OD। तो एक तो OB है, दूसरा OD है। क्लियरली दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो अगेन इन दोनों के बीच में माइनस होगा, और डायरेक्शन किसकी तरफ होगा, रिजल्टेंट इसकी तरफ, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड सबसे बड़ा है। ये देखिए इसके आगे 2 लिखा हुआ है, तो मैं इस रिजल्टेंट को E2 मान लेता हूं। ओके, सो OD मैं इसको यहाँ पे लिख ही देता हूँ, OD - EOB हो जाएगा। तो OD की वैल्यू क्या है, OD की वैल्यू है 2KQ/r² माइनस OB की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, KQ/r² हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने पे इसका रिजल्टेंट वैल्यू हमको दिख रहा है कि एक तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, KQ/r² हो जाएगा, और इसका डायरेक्शन होगा अलोंग OD की तरफ, ठीक है। अभी हम लोग E1 और U2 का देखते हैं, ठीक है। तो
हमारा E1 का डायरेक्शन किस तरफ था, इस तरफ। E2 का डायरेक्शन किस तरफ निकला, इस तरफ, OD की तरफ। अब क्लियरली हमको दिख रहा है इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है और इन दोनों का रिजल्टेंट निकलेगा एकदम सीधे अपवर्ड्स। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि आंसर ये होगा या फिर ये होगा, अपवर्ड्स वाला। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये E1 है, ये E2 है, इन दोनों के बीच का एंगल जो थीटा है वो 90 डिग्री है। तो रिजल्टेंट निकालते हैं इन दोनों का। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, ER। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस 90 डिग्री। ठीक है ना, क्योंकि कॉस थीटा इन दोनों का 90 डिग्री है। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच का थीटा जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो ये कॉस 90 होने पे ये वाला पोर्शन पूरा ही 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। ठीक है, E1 की वैल्यू हम लोग डाल देते हैं। E1 की वैल्यू क्या थी, E1 की वैल्यू थी KQ/R²। E2 की वैल्यू KQ माइनस KQ/R²। तो एक दूसरे का जस्ट ऑपोजिट है, KQ/R² का होल स्क्वायर प्लस, ये क्या कर दिया मैंने, प्लस माइनस KQ/R² का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर है तो ये माइनस लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दोनों चीज़ें एक ही हो जाएगा यहाँ पे। फिर भी मैं 2 बार लिख देता हूँ आप लोगों की सुविधा के लिए। और ये क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस हट जाएगा, KQ/R²। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 2 इंटू KQ/R का R² का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो बाहर निकल जाएगा KQ/R² और अंदर रूट में रह जाएगा √2। अब करते हैं सॉल्व, ये हमारा रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट है। अब सॉल्व करते हैं। K की वैल्यू हमको पता है, Q की वैल्यू है 10⁻⁻6 और R की वैल्यू है 5/√2 इंटू 10⁻⁻2। ओके, वैल्यू डालते हैं, सीधी लाइन भी नहीं खींच रही। K की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9 इंटू, K की वैल्यू हम सबको ही पता है, अगर किसी को नहीं पता मैं लिख देता हूँ 9 इंटू 10⁻9 होता है या फिर होता है 1/4 अब साइलेंट नोट। Q की वैल्यू क्या है 10⁻⁻6 और R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻²/√2 और R² है तो इस सबका होल स्क्वायर होगा। ओके, सो ये ठीक तो लिखा है। हाँ, अगर इस वाले को पूरा को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा लगभग 1.02 इंटू 10⁻7। ये कैलकुलेशन आप लोग घर पे कर लीजिएगा, एकदम आसान ही है। ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा आंसर। और अलोंग क्या होगा, अलोंग तो पता ही है, अपवर्ड्स पहले से। तो हमारा आंसर हो जाएगा A 1.02 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था और इंटरेस्टिंग भी था। आई होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A cylinder of radius R and length L is placed in a uniform electric field parallel to the cylinder axis. The total flux for the surface of the cylinder is given by. Okay, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो सिलेंडर ड्रॉ करेंगे। एक ये हो गया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अरे क्या हो गया, ये इसको पकड़ू कैसे, ये पकड़ लिया मैंने। ठीक है, और भी ड्राइंग बाकी है, इसको सिलेंडर बनाना भी तो है। ये एक, फिर वापस से ये एक, ये बन गया हमारा सिलेंडर। अब सिलेंडर का एक्सिस भी बनाते हैं, ये सिलेंडर का एक्सिस हो गया। ठीक है ना, अभी आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि इसका जो रेडियस है, रेडियस क्या है इसका, इसका रेडियस है R। ओके, और इसका जो लेंथ है, ये रेडियस बता देता हूँ यहाँ पे, ये रेडियस है R और इसका जो लेंथ है ये L है। ठीक है,
इसका जो लेंथ है ये एल है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला गया कि टोटल फ्लक्स क्या है। अब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पैरेलल टू द सिलेंडर एक्सिस है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ये सिलेंडर एक्सिस रह गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहाँ से निकलेगा, ऐसे करके निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा सिलेंडर है उसका 3 सरफेस है, एक हो गया ये वाला सरफेस, दूसरा हो गया ये वाला सरफेस, और तीसरा हो गया ये कर्व्ड सरफेस, ठीक है, ये कर्व, ये पूरा कर्व्ड सरफेस है तीसरा वाला। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये कर्व सरफेस पे क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, क्योंकि वो कलर चेंज कर लेता हूं, अरे ये घटिया सा कलर आ रहा है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, और ये कर्व सरफेस जो है इसका एरिया क्या होगा, हमेशा कर्व सरफेस में, कर्व सरफेस को अगर ऐसे ड्रॉ करूं, मान लीजिए ऐसे ऐसे करके पीछे की तरफ है ये, तो कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर हमेशा उसके एरिया के ऐसे ऊपर की तरफ होता है, तो इसका कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर भी उस तरफ होगा, ये एरिया वेक्टर होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, दोनों के बीच के एंगल 90 डिग्री होगा। तो हमको तो पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तो अब ये तो 90 डिग्री है ना, ये तो 90 डिग्री है, तो इसका क्या हो जाएगा, ई इंटू ए इंटू कॉस 90, तो ये हो जाएगा 0। मतलब ये जो कर्व सरफेस है उसके वजह से पूरा, मैं यहाँ पे φ2 लिख देता हूँ इसको, ये जो कर्व सरफेस है उसके वजह से पूरा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 0 हो जाएगा, है ना। अब आता है ये वाले सरफेस की तरफ, ठीक है। अब इस वाले सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, और सरफेस जो है उसका एरिया वेक्टर इस तरफ है, तो दोनों के बीच में कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा एंगल। तो इसको φ1 दे देता हूँ, ये हो जाएगा ई इंटू ए इंटू कॉस 180, ठीक है ना। अब cos 180 की वैल्यू क्या होती है, cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये टोटल हो जाएगा -E A। अब इस वाले सरफेस की तरफ आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, और सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो भी इसी तरफ है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो ये हो जाएगा cos E इंटू ए इंटू कॉस 0 डिग्री, जो कि cos 0 होता है 1, ये हो जाएगा ई ए, ठीक है ना। अब टोटल फ्लक्स निकालते हैं, यहाँ पे मैं नेट लिख देता हूँ, ये हो जाएगा फ्लक्स 1, इसको फ्लक्स 3 बोल देता है, ये 3 है, ये 1 के लिए है, ये 2 के लिए है, ये 3 के लिए है। तो अब फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3, फ्लक्स 1 क्या है, -E A है, फ्लक्स 2 0 था, फ्लक्स 3 E A। अब देखते हैं कि हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स जो है वो 0 हो गया है हमारा, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, 0। एकदम आसान क्वेश्चन था, एकदम इजी क्वेश्चन था।